जी, हमारे सेल में ईसीएफ से गया, ईसीएफ ने किससे लिया? ब्लड से। ब्लड जो है, अब ब्लड किससे लेगा? ब्लड कहाँ से वाटर लेगा? सर इसमें दो कंडीशन है, अगर हम पानी पी रहे हैं तो फिर अब वहां से आ जाएगा, वरना जी, फिर वो अब्जॉर्प्शन ज्यादा कर लेगा किडनी से। वाह जबरदस्त, बेहतरीन आंसर है बेटा। इसमें असल में तो ये होगा कि दो काम हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप जो है वो ड्रिंकिंग करते हैं, अ, छोड़ दें, मैं यहाँ नहीं लिखता, बेहतर है। जी, पहला पॉइंट क्या है कि आप जो है वो ड्रिंकिंग करते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि आप रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे बेहतर नहीं, बोर्ड पे लिख, चलो छोड़ दें इसको। जी, सो आप दो काम कर रहे हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, बेटर है। इसको हम जो है वो, देखिए, सेल, सेल ने कहाँ से लेना है? सेल इज टेकिंग फ्रॉम ईसीएफ, और ये ईसीएफ जो है ये कहाँ से ले रहा है? ईसीएफ ले रहा है ब्लड से। ब्लड कहाँ से ले रहा है? ब्लड इज टेकिंग ईदर फ्रॉम ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग से मुराद यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? इंटेस्टाइन, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना है। और दूसरा पॉइंट क्या है? रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होनी है? फ्रॉम किडनी। लेकिन ये वाला काम भी देखें, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी कब तक होगा? ये तब तक होगा ना जब सफिशिएंट वाटर अवेलेबल होगा। अगर वाटर ही अवेलेबल नहीं है तो कितनी देर तक रीअब्जॉर्प्शन होगी? तो एक्चुअली आपको ड्रिंकिंग करनी पड़ेगी। यही वजह है कि जब एक दफा ये फिनोमिना फॉलो हो जाएगा तो उसके बाद फिर अब आपको क्या लगेगी? प्यास। अब आपको प्यास लगेगी, क्यों? क्योंकि आपके सेल ने, और ये बात याद रखिए कि आपके एक टिश्यू में कई हजार सेल्स होते हैं, एक ऑर्गन में कई लाख, कई अरब सेल्स होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर सेल ने जब ईसीएफ से वाटर लेना है, मैं अपना पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नंबर वन, आपका जो एक सेल है वो वाटर उठाएगा, चाहे वो माइक्रोलीटर हो। लेकिन आपके जो एक ब्रेन के अंदर कई खरब क्या मौजूद हैं? न्यूरॉन। वो थोड़ा थोड़ा उठा लेंगे वाटर, किससे? वो थोड़ा थोड़ा वाटर उठा लेंगे ईसीएफ से, अपने यानी सीएसएफ से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। जब वो थोड़ा थोड़ा वाटर उठा लेंगे तो सीएसएफ में वाटर कम हो जाएगा। ये सीएसएफ वाटर किससे लेगा? ब्लड से। और अब ये ब्लड आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस को जाकर बताएगा कि भाई बॉडी में पानी कम है, पानी पियो। सेल से वाटर बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे सेल्स की टॉलरेंस रेंज कम होती है। लिहाजा इधर वाटर कम हुआ, सेल फौरन किससे ले लेगा? ईसीएफ से। हाँ, ईसीएफ थोड़ी देर के लिए टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि ईसीएफ में काफी ज्यादा पानी होता है। तो अब आप देख लीजिए, आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है, सेल की टॉलरेंस रेंज ये है, ईसीएफ की टॉलरेंस रेंज ये है, और जो बाहर फ्लक्चुएशंस होती हैं वो ये, बाहर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है। ठीक है, आपकी बॉडी में ईसीएफ में थोड़ी कम फ्लक्चुएशन होती है, और सेल में फ्लक्चुएशन रेट बहुत ही कम होता है, क्योंकि सेल में एंजाइम्स डायरेक्टली वर्किंग कर रहे होते हैं। और आपको पता है एंजाइम इस लिहाज से इंतहाई सेंसिटिव मॉलिक्यूल है कि एंजाइम ने क्या करना है? एंजाइम ने इधर पीएच चेंज हुई, एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इधर टेम्परेचर चेंज हुआ, एंजाइम का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर हो जाएगा। तो सिर्फ इसी वजह से कि सेल में मेटाबोलाइट्स होते हैं, नंबर वन, सेल में रिएक्शन होते हैं। अब आपको पता है हर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम कुछ और है, सेल में एंजाइम होते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से किसी भी सेल की जो फ्लक्चुएशन रेंज होती है, बर्दाश्त की रेंज होती है, सेल लेवल पे कम होती है। लेकिन ईसीएफ लेवल पे जरा थोड़ी सी टॉलरेंस रेंज होती है। ईसीएफ में इनफ वाटर होता है, इनफ आयंस होते हैं, तो ईसीएफ थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकता है। और इसी दौरान, इसी बर्दाश्त के दौरान ईसीएफ आप तक क्या पैगाम पहुंचाता है कि भाई या भूख लगी है या प्यास लगी है। अच्छा चलें, इसको एक और एंगल से बात कर लेते हैं। आपको भूख कब लगती है? जी कोई बताएगा? जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी होती है? न्यूट्रिएंट्स। चलें, न्यूट्रिएंट्स। जी और कुछ? बड़ी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का नाम है, बड़ा स्पेसिफिक।
और बहुत इजी है। ग्लूकोज। यस, हमें मेजरली भूख तब लगती है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है, और ये वो टाइम होता है जब आपका खास तौर पर स्टमक आपको बता रहा होता है कि भाई, जब आपको लगता है ना ये पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पेट में फलां चीज दौड़ रही है, पेट में घुर घुर हो रही है, ये जो चीज है ये कब होती है? जब आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड में ड्रॉप होता है। और वो ग्लूकोज असल में गई कहाँ? जी हरी, अब टाइम कम है, ग्लूकोज गई कहाँ? रेस्पिरेशन एटीपी। ग्लूकोज से, चलो फर्ज कर लिया हमने एटीपी बना ली, रेस्पिरेशन का एक पॉइंट आ गया। ग्लूकोज असल में कहाँ गई है? ग्लूकोज उठा ली है ईसीएफ ने, और ईसीएफ से वो ग्लूकोज किसने उठा ली है? सेल ने। यानी सेल ने ईसीएफ से ग्लूकोज ली, ईसीएफ ने ब्लड से ली, ब्लड के पास कमी हो गई, ब्लड दरखास्त लेके गया ब्रेन के पास कि भाई ग्लूकोज कम हो रही है, खाना खाओ, और हमें बेवक्त की भूख लग गई। समझ में आई बात? तो इसका क्या मतलब हुआ कि इधर सेल को ग्लूकोज की कमी होगी, सेल नहीं बर्दाश्त करेगा, सेल फौरी तौर पे वो ग्लूकोज उठा लेगा ईसीएफ से। अब आगे ईसीएफ जाने, ब्लड जाने, उस वो सेल को गर्ज नहीं है। सेल का मसला ये है कि इससे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती और प्यास भी बर्दाश्त नहीं होती, इसकी टॉलरेंस रेंज बहुत कम है हर लिहाज से, चाहे वो वाटर है, आयंस है, कुछ भी। और उसके साथ साथ ईसीएफ से वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेगा, और ईसीएफ से न्यूट्रिएंट्स लेके वो ब्लड में कमी कर देगा। फिर ब्लड आपको बताता है, जैसे आपको पता है आपको आयंस की थर्स्ट होती है, इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट थर्स्ट, आयंस की प्यास लगती है आपको। आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने लगूं, लेक्चर का टाइम ओवर हो गया, सुनिएगा। आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा वो दीवार चाटते हैं, पता है क्यों? दीवार में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम होते हैं, और आपके अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो या आयंस की कमी हो तो आप वो कमी मट्टी और दीवार चाट के पूरी कर सकते हैं। अब इसके बाद कोशिश न करने लग जाइएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आयंस की भी प्यास लगती है, पानी की भी प्यास भी लगती है, और भूख की प्यास भी लगती है। मयार कौन है जी बच्चे? जल्दी से, हमारे ब्रेन को किसके जरिए पता लग रहा है कि फलां चीज की कमी है? जी बेटा, चलें मैं इसको यहां लिखता हूं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस का स्टैंडर्ड क्या है? किस पॉइंट को स्टैंडर्ड रखना है? कोई भी नहीं बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ होम्योस्टेसिस ब्लड है। हमारा ब्रेन, हमारी किडनी, हमारा लिवर, कोई भी ऑर्गन अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है तो वो ब्लड के जरिए कर रहा है। सारे मयार ब्लड में देखे जा रहे हैं कि अगर ब्लड जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नॉर्मल है, वाटर नॉर्मल है तो ठीक है, वरना फिर वो वाला जो वो जो भी चीज नीडेड होगी ब्लड को, वो हम इनटेक करेंगे तो ब्लड में वो चीज पूरी होगी। तो याद रखिए, एक्चुअली जो हमारा मयार है वो ब्लड है। जी बच्चे, क्लियर? मुझे पता है आज के उसमें काफी क्वेश्चंस होंगे, कोई ऐसा जिसको समझ ना आई हो? सर वो जो आपने पॉइंट बताया था कि ग्लूकोज कंज्यूम्ड हो जाता है, वो रिपीट कर दें। ग्लूकोज कंज्यूम कैसे होता है हमारे ब्लड को? फॉर एग्जांपल मसल्स, आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके मसल भरपूर किस्म की ग्लूकोज यूज कर रहे हैं, वो ग्लूकोज क्या होगा? वो आप क्या आप
कहाँ से ली जाएगी? वो ग्लूकोज फर्ज किया ब्लड से ली जाएगी, ब्लड से वो ग्लूकोज चली गई मसल में, ठीक है। अब वो मसल में एक्चुअली कहाँ गई है? मसल के सेल में डायरेक्ट नहीं जाती, बल्कि ब्लड से वो पहले जाएगी ईसीएफ में, ईसीएफ से वो जाएगी सेल के अंदर, लेकिन ब्लड में तो कमी हो गई। अब जैसे जैसे ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती जाएगी, हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता जाएगा, ब्रेन डिटेक्ट करता जाएगा कि ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो रही है, और ये सिर्फ ब्रेन डिटेक्ट नहीं करता, स्टमक भी डिटेक्ट करता है। तो आप देख लीजिए कि जैसे जैसे कमी होगी, हमारा स्टमक और हमारा ब्रेन ये दोनों मिलके हमें ये बताएंगे कि भाई तुम्हें भूख लग रही है, ग्लूकोज की कमी है, खाना खाओ। जी बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। जी शोएब, आप कुछ कहने लगे थे। सर वो एक कहते हैं कि ना भूख से बंदा मर गया, हम्म, क्या सर वो सेल्स की डेथ होती है या फिर वैसे ही? देखो डेथ बेटा, आप लोगों में से ऐसा अगर किसी ने सुनना है तो ठीक है, वरना अगले लेक्चर जाके ज्वाइन कर लें आप। मैं जल्दी से आंसर करता हूँ इसका। एक्चुअली ब्रेन इज डिफाइंड बाय द डेथ ऑफ द डेथ इज डिफाइंड बाय द ब्रेन डेथ। अगर ब्रेन के सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है अब आप डेथ के करीब जा रहे हैं। तो एक्चुअली ब्रेन के अगर सेल डेड हो जाते हैं तो फिर आपको डेथ डिक्लेयर किया जाता है। एक्चुअली जो डेथ है वो सेल्स के डेथ की वजह से कॉज होती है। अगर सेल डेड ना हो, वर्किंग करते रहें, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने जाके उसको वो टर्मिनल लगाए और वो झटके से उठ के बैठ गया। क्या हुआ कि उसके ब्रेन में सेल डेड नहीं हुए थे, हाइपोक्सिया जरूर हुआ था, ऑक्सीजन की कमी जरूर हुई थी, लेकिन ब्रेन के सेल डेड नहीं हुए थे। जब आपने उसको टर्मिनल लगाए, हार्ट बीट होना शुरू हुआ, तो एकदम से दोबारा ब्लड फ्लो शुरू होता है और ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना शुरू हो जाती है, विच मीन्स ब्रेन के सेल किससे बच गए हैं? डेथ से बच गए हैं। तो एक्चुअली डेथ is defined by the death of brain cells। अगर ब्रेन के सेल्स की डेथ हो जाती है तो फिर आप उस बंदे को, उस ऑर्गेनिज्म को डेड करार देते हैं। जी सर, ओके सर, ठीक हो गया। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? चलें, आप लोग जो है वो सेपरेटली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, तो इसलिए जो है वो यू कैन लीव। थैंक यू।